अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस नॉवेल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने बहुत सारे कमेंट्स आए। आज मैं इस नावल का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। वैसे दो पार्ट में तो मैं देख ही चुकी हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, मगर फिर भी जिस लोगों ने नहीं सुना है वो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट रीड कर लें ताकि आपको नावल समझ जाए। नावल का जनर कुछ इस टाइप से है कि हीरो पॉलिटिशियन है और बिजनेसमैन भी है। हीरोइन उसकी एम्प्लॉय है, एज डिफरेंस बेस्ड है और इमरजेंसी निकाह बेस्ड है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिव्यू कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे का नावल कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही देर बाद दाऊद और अफजई के कमरे में झांको तो वो बैट के साथ नीचे कुशन पर बैठे अयान के इंतज़ार में थे। वो शायद तेल को हल्का सा गर्म कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो कमरे में वापस आई और तेल को साइड टेबल पर रखा। वो बेड पर बैठने से झिझक रही थी। कैसे मुमकिन था कि दाऊद और अफजई नीचे बैठते और वो बेड पर? क्या हुआ अयान? उन्होंने उसे यूं ही खड़ा देखकर पूछा था। कुछ नहीं, नफ़ी में सर हिलाते हुए वो सर झुकाए हथेलियाँ मसलने लगी थी। दाऊद और अफजई ने उसका हाथ थाम कर बेड की जानिब आने को कहा था। वो खुद पर पुरसुकून करती बेड पर आ बैठी और वो किसी बच्ची की तरह नीचे उसके बिल्कुल पास बैठे थे। अयान के एहसासात अजीब हो रहे थे, मगर फिर खुद को टपटते उसने तेल हाथों में लिया। दाऊद और अफजई सर झुकाए फ़ोन में कुछ देख रहे थे। अयान नरम हाथों से उनके बालों में हाथ चलाने लगी। बस 2-3 मिनट लगे थे दाऊद और अफजई को पुरसुकून होने में। फ़ोन उन्होंने एक तरफ रख दिया। वो मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ लेने लगे थे। आंखें बंद किए वो अयान के चलते हाथों को महसूस कर रहे थे। अयान, आपके पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके हाथ वाकई शिफा वाले हैं। वो अब भी आंखें मूंदे हुए थे। अपनी तारीफ पर उसके चेहरे पर कोसों कज़ा के रंग बिखरे हुए थे। वो अब उनसे अपने बचपन की किस्से बयान कर रही थी जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। उनके दरमियान छाई हुई झिझक की धुंध छटने लगी थी। दोनों को ही एहसास ना हुआ था कि वो पिछले आधे घंटे से उनके सर का मसाज कर रही थी। दाऊद और अफजई को सर से कोई बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। ये मसाज की वजह से था या अयान की मौजूदगी की वजह से, वो फैसला नहीं कर पाए थे, मगर ये तो तय था कि अयान उनकी ज़ात पर हावी होने लगी थी। सुबह अयान उठी तो 8 बज रहे थे। वो हैरान हुई थी, इतनी देर क्या वो सोती रही थी? साथ ही उसे भी सबकी हुई थी। क्या सोचेंगे सीएम सर कि मैं इतनी देर तक सोती हूँ? जल्दी जल्दी फ्रेश होते हुए वो अपने कमरे में बाहर निकली। साथ वाला कमरा बंद था। वो अंदाज़ा न कर सकी कि आया वो कमरे में मौजूद है या नहीं। सीढ़ियों से उतरते हुए वो चौंकी थी। सामने ही दाऊद और अफजई किचन में एप्रन पहने खड़े दिखाई दिए थे। फ्रेश वो बिल्कुल तैयार नजर आते थे। सोफे पर टाई और कोट पड़ा था। शर्ट के बाजू मोड़े वो महारत से फ्राइंग पैन में मौजूद आमलेट को हवा में उछालते हुए पलट चुके थे। हैरान नजरों से उन्हें देखती वो किचन में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हल्का फुल्का अंदाज उनके अच्छे मूड का गवाह था। गुड मॉर्निंग। वो अब तक हैरान थी, उसे देखते वो हंस दिए थे। मैंने सोचा कल आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था तो आज मुझे भी कुछ स्पेशल करना चाहिए ना। मेरी बीवी पहली बार हमारे घर में रुकी है तो क्यों ना उन्हें थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिया जाए। उसकी जानिब तकते वो शरारत से बोले थे। अयान का चेहरा गुलाबी हुआ था, मगर फिर वो भी हंस दी थी। ये प्रोटोकॉल लफ्ज़ तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही मुस्तहिक हैसियत बना चुका था। स्वाभाविक की खूबसूरत पुरनूर सुबह भी ये मंजर देखते हुए मुस्कुराई थी। ऊंचे सर व कद पेड़ों से लपटी हवा ने माहौल दिलकश बना रखा था। दाऊद और अफजई ने उसके लिए फ्रिटाता बनाया था। उसके सामने रखते वो अब उसे देख रहे थे। अयान ने छुरी कांटे की मदद से एक छोटा सा पीस काट कर मुँह में रखा। चेहरे पर सताइश बिखरी थी। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। ये है क्या? उसके चेहरे से दिखता था कि उसे किस कदर पसंद आया था। दाऊद और अफजई को लगता था कि कायनात के सारे रंग बस उसके चेहरे में ही समेट आए हैं। ये इटालियन डिश है, फ्रिटाता। एप्रन खोलते हुए उन्होंने बताया। वो पुरशौक से नाश्ता कर रही थी। अगर ये प्रोटोकॉल था तो बहुत ही खूबसूरत था, और अगर ये मोहब्बत थी तो सहर अंगेज़ थी। वो लड़की कौन है नियाज़? आखिर वो सीएम साहब को इतने नज़दीक क्यों है? और वो रात में भी यहाँ रुकी है? नियाज़ बाहर किसी काम में मसरूफ़ था कि रशीद चाचा उसे एक तरफ ले जाते हुए इस्तफसार करने लगे। आपने कहा था कि वो ख़ास है। उनके अंदाज में बेचैनी थी। नियाज़ ने ताज्जुब से सर झटका। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सीएम सर की ज़िंदगी में हम या आप दखल देने वाले कौन होते हैं? उसने साफ अपना दामन बचाया था। बात दखल की नहीं है नियाज़। अगर ये सब हमेशा से होता तो मैं मान लेता, मगर पहली बार उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई है। वो अपनी मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी में दखल देती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके घर में रात गुजारती है, और सुबह सीएम साहब उसके लिए नाश्ता भी बनाते हैं। इतना सब तो आज तक सीएम साहब ने खुद के लिए भी नहीं किया। वो बेचैनी से बोल रहे थे, जबकि नियाज़ तो नाश्ते वाली बात पर ही अटक गया था। सीएम सर ने नाश्ता बनाया था? मतलब उन्होंने खुद अयान के लिए नाश्ता बनाया था? तो मेरा फैसला सही था। उसके चेहरे पर चमक थी। आप उनकी फ़िक्र करना छोड़ दें चाचा, बस इतना याद रखिएगा कि वो सीएम सर के लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत ही ख़ास। उन्हें तसल्ली देते हुए चला गया था, जबकि वो पीछे सर झटक कर रह गए थे।
सीएम साहब ने खुद इस औरत के लिए नाश्ता बनाया। हम जितना सोच रहे थे वो औरत इससे कहीं ज़्यादा तेज़ निकली है। एक कमरे के अंधेरे हिस्से में एक शख्स खड़ा फ़ोन पर महे गुफ्तगू था। हाँ, मैं समझ गया, जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे चोट उतनी ही गहरी होगी। फ़ोन रखते हुए इस शख्स के चेहरे पर सिर पुरस्कारी सी मुस्कुराहट थी। स्वाभाविक की इस खूबसूरत रोशन सुबह में साजिश की बू फैलने लगी थी, जो दाऊद और अक्ज़ई और अयान की ज़िंदगी में भौचाल लाने वाली थी। यूं ही सुस्त रवि से दिन गुजर रहे थे। अयान, दाऊद और अक्ज़ई की बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी थी। वो अक्सर ही उनके साथ बैठी बातें वगाड़ती थी और तो कभी उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाती थी। वो उसके मजाज के भी आदी हो गए थे और वो खुशी खुशी उनका हर काम अपने हाथों से करने लगी थी। इतना ही नहीं, वो उनकी सेहत का भी ख्याल रख रही थी। वो रोज़ सुबह सवेरे सीएम हाउस आधा मकती और ज़बरदस्ती उन्हें एक्सरसाइज का कहती। दाऊद और अक्ज़ई को उसके धौंस भरे अंदाज अच्छे लगते थे। वो दिलरुबा नहीं थी जो दिल बहलाती, वो साहिरा थी, वो उन पर सहरतारी कर रही थी। एक महीने के बाद का मंजर था। स्वाभाविक की दोपहर बहुत ही चमकीली सी थी। ठंडक की ख़त्म करती दोपहरें काफ़ी पुररौनक थीं। ऐसे में अयान भी अपने घर के लॉन में बैठी धूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। सीएम सर शहर में मौजूद ना थे तो वो सीएम हाउस जाकर क्या करती? जामनी चादर पर सर पर लिए मूंगफली छीलने में वो मसरूफ़ थी। तो फिर क्या प्रोग्रेस है फिर? खान दिलावर कॉलेज से अभी ही आए थे। घर के अंदर जाने के बजाय वो वहीं उसके पास आ बैठे थे। मूंगफली खा रही हूँ लाला, आप बाज़ार गए तो माल्टी भी ले आना। दिलावर ने तासुब से अयान को देखा। मैं तुम्हारे और सीएम सर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। दिलावर की बात पर उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है भाई। वो इतने दिनों के बाद भी दाऊद और अक्ज़ई के शहर से ना निकल पाई थी। उनके जिक्र पर हमेशा ही उसका चेहरा गुलजार होता था। दिलावर ने उसके हाथ से छिली हुई मूंगफली झपटी। वो घूर कर देखने लगी और वो कंधे उचकाते हुए लापरवाही से खाने में मसरूफ़ हो गए। मुझे लगता है सब ठीक हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक ही रहे। कुछ ही देर में वो नाराज़गी बुलाए पुरजोश सा बता रही थी। उसका चेहरा इत्मीनान था। दिलावर ने उसकी बात पर फ़ौरन ही आमीन कहा। वैसे लाला, मोरे ने आपके लिए भी लड़की पसंद कर ली है। उसके चेहरे पर शरारत थी। दिलावर के चेहरे के तासुरात बदल गए थे, मगर वो अयान के सामने संजीदगी लिए हुए था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बता रही हो। हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, लड़की तो बहुत ही प्यारी है और वो आपको पता है वो। अभी वो मज़ीद भी कुछ कहती कि दिलावर उसके सर पर चपत लगाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया। भूरा पूरा मर्द होने के बावजूद अपनी शादी के जिक्र पर उसका चेहरा सुर्खियाँ झलकाने लगा था, जो वो अयान को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था। ज़िंदगी एकदम ही खूबसूरत हो गई थी। अयान दाऊद और अक्ज़ई को याद करते मुस्कुरा रही थी, जाने वो वापस कब आएंगे। अयान का तो अभी से ही दिल नहीं लग रहा था। दाऊद और अक्ज़ई बिजनेस डील की वजह से फ्रांस आए हुए थे। उन्हें यहाँ आए दूसरा दिन था, मगर उनका दिल वापस जाने को हुमक रहा था। इन दो दिनों में ही उन्होंने अयान से बिल्कुल भी रब्ता ना किया था। वो खुद पर पहरे बिठा रहे थे, क्योंकि बखूबी जानते थे अयान से एक बार बात कर लेना फ्रांस में उनके दिन मज़ीद कठिन कर देगा। अगर यही सब चलता रहा अयान, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सियासत और बिज़नेस को संभालना। हक हा दाऊद और अक्ज़ई, इश्क ने तुम्हें निकम्मा कर दिया। होटल के कमरे में खिड़की में खड़े वो पेरिस की रंगीनियाँ देख रहे थे। फिर फ़ोन उठाकर वक्त देखा। ये अयान के घर जाने का वक्त हुआ करता था। दाऊद और अक्ज़ई अपने सारे काम उसके जाने से पहले ही निपटा कर आ जाते थे। अयान के साथ वक्त गुजारने के लिए उनका शेड्यूल टफ हो गया था। वो दिन भर में एक ज़रा भी आराम ना करते थे। उन्हें ये मुशक्क़त भी मंजूर थी कि दिन भर की थकान तो अयान का चेहरा देखते ही उतर जाया करती थी। उन्होंने अपने फ़ोन की गैलरी खोली, जहाँ अयान की ढेरों तस्वीरें थीं और सभी तस्वीरें उसकी बेखबरी में ली गई थीं। निकाह की तस्वीर भी उनकी गैलरी में मौजूद थी। एक तस्वीर खोलते वो कितने ही लम्हे उसके चेहरे को देखते रहते। जहाँ वो खिलखिला रही थी, उनकी उंगलियाँ उसके चेहरे पर हरकत कर रही थीं। दाऊद और अक्ज़ई ने पेरिस से अयान के लिए ढेरों शॉपिंग की थी। वो जहाँ भी जाते वहाँ से अयान के लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते। नियाज़ उनका ये बदलाव बाखूबी नोट कर रहा था। हर रोज़ उन्हें मॉल जाते और फिर लेडीज़ कलेक्शन की जानिब जाता देख वो मुस्कुराहट ज़ब्त करता उनके पीछे बढ़ जाता। वो रोज़ उसे यही कहते कि उन्हें ख़ुद के लिए कुछ ख़रीदना है, मगर वो हर बार ही अयान की खाली ख़रीदारी करते थे। उन्हें लेडीज़ शॉपिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो कितनी बार नियाज़ से पूछते, उसके जवाब से मुतमईन ना होते तो सेल्सगर्ल से राय लेते और फिर वहाँ से गुजरते लोगों से भी राय लेते। वो अयान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ लेना चाहते थे। भले ही अयान उनसे पहले मोहब्बत में मुब्तला हुई थी, मगर मोहब्बत दाऊद और अक्ज़ई पर ज़्यादा असरअंदाज हुई थी। कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि शख्स मुल्क के एक अहम ओहदे पर विराजमान जानी मानी शख्सियत है। इस वक्त वो एक ऐसे शख्स मालूम होते थे जो अपनी बीवी के इश्क में पोर पोर डूबा हुआ था। अयान पर
यासियत छाई थी। इतने दिन हो गए थे दाऊद और अगज़ई को गए हुए, मगर वो अब तक नहीं लौटे थे। उसने न्यूज़ पर भी उनसे मुताल्लिक जानने की कोशिश की थी, मगर फ़िलहाल उनकी वापसी से मुताल्लिक कोई खबर ना नशर की गई थी। बेदिली थी जो उसकी ज़ात को अपनी लपेट में लिए हुई थी। अयान, ध्यान किधर है तुम्हारा? कब से फ़ोन बज रहा है? दिलावर ने उसका ध्यान बजते फ़ोन की जानिब दिलाया, जो कब से बजता। उसकी तवज्जो का ख्वाहा अब बंद हो चुका था। 8 मिस्ड कॉल्स। वो एकदम ही चौंक कर सीधी होती फ़ोन को घूरने लगी। दाऊद और अगज़ई की 8 कॉल्स वो इग्नोर कर चुकी थी। इतने दिनों बाद उनकी कॉल उससे आई थी और वो बेवकूफ़ जाने किस जहाँ की सैर को निकली हुई थी। दोबारा कॉल करने पर उनका नंबर मसरूफ़ मिल रहा था। अयान को रोना आने लगा। वो इतनी बेध्यान कैसे हो सकती थी भला? आंखें एकदम ही भीगने लगी थी। वो यूं ही धुंधली होती नज़रों से फ़ोन की स्क्रीन को तकती। गेट की जानिब ध्यान ही नहीं दे पाई, जहाँ खड़े दाऊद और अगज़ई दिलावर से मिल रहे थे। आपने बताया ही नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। दिलावर उनसे मिलता हुआ हैरत का शिकार था। क्या वो अयान को सरप्राइज़ देने की खातिर यहाँ आए थे? सॉरी, मैं बस अभी ही सवाबी पहुँचा हूँ। घर जाने से पहले सोचा अयान से मिल लूँ। उनके लहजे की बेकरारी महसूस करते दिलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। आइए ना, प्लीज़ अंदर आइए। उन्हें लिए वो अंदर की जानिब बढ़ा, मगर तभी दाऊद और अगज़ई की नज़रें लॉन की जानिब उठी, जहाँ वो इर्द गिर्द से बेखबर फ़ोन की तारीक स्क्रीन को देख रही थी। वो बेसाख्ता ही इसकी जानिब बढ़े। आप अंदर चलें, मैं आता हूँ। नियाज़ को दिलावर के साथ भेजकर वो दबे कदमों से उसकी जानिब बढ़े। अयान, वो जो आंखों में नमी भरे रोने को थी, मेहरबान आवाज़ पर फ़ौरन ही सर उठाया। चेहरे पर बेयकीनी छाई थी। वो उसके बिल्कुल सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। खान जी। आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो उठने के बजाय सर झुकाकर रोने लगी थी। वो जो उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे, उसे यूं रोने पर बौखला गए। अयान, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उसके सामने कदमों में बैठे वो तशवीश में मुब्तला हुए थे। जवाबन उसने यूं ही रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। दाऊद और अगज़ई ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे। आप प्लीज़ इस तरह रोइए मत। उन्होंने गोया उसकी मिन्नत की। अयान को भी अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। आप प्लीज़ नीचे मत बैठे, मैं बस इमोशनल हो गई थी। सर झुकाए उसने नदामत से जवाब दिया। दाऊद और अगज़ई उसकी हालत समझते हुए ज़रा पुरसुकून हुए। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा शायद मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से आप रो रही हैं। अयान ने तेज़ी में नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाथ उनके हाथों में कैद थे, तभी गालों पर अब तक आंसू चमक रहे थे। उसने नम आँखों से उनकी जानिब देखा। सिया शर्ट की ऊपरी बटन खोले, कफ मोड़े, वो खासे हैंडसम लग रहे थे। अयान ने यखलक थी उनके नज़र चुराई कि उन्हें उसकी ही नज़र लगने का गुमान हुआ था। उन्होंने यूं ही बैठे एक हाथ से उसके आंसू पोंछे। आपको जाने ये आंसू इतने महबूब क्यों हैं अयान? खुशी हो या गम, ये आंखें भीग जाती हैं। हाथ की पुश्त से उसके गाल साफ करते उन्होंने नर्म लहजे में कहा। अयान ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। सॉरी। सूसू करता हुआ लहजा दाऊद और अगज़ई के इतने दिनों की यासियत मिटा गया था। वो अपनी जगह से उठे तो अयान भी उनका हाथ थामे खड़ी हुई थी। जामनी चादर ओढ़े वो उनके कंधों के बराबर आती लड़की दाऊद और अगज़ई की सबसे महबूब हस्ती थी। उन्होंने बेसाख्ता ही उसे खुद से लगा लिया था। मैंने आपको बहुत मिस किया अयान। सोचा नहीं था कि आपसे दूर रहना इतना मुश्किल होगा। वक्त ही नहीं गुजरेगा। उसे खुद से लगाए वो अपने दिल को तरावट बख्श रहे थे, जबकि अयान की तो धड़कनें ही साकत हो चुकी थी। कितनी ही देर वो यूं ही उनके साथ लगी खड़ी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तपती धूप से ठंडी छाँव में आ गई हो। उनका लम्स इस कदर पुरसुकून था कि उसे अपने इर्द गिर्द बहारें फूटती महसूस हुई थी। दाऊद और अगज़ई शाम को उनके घर से रवाना हुए थे। अयान के तो पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसके बाप भाई से तो बातों में मसरूफ़ वो अपने कितने ही काम आज पसे पुश्त डाले हुए थे। वो तो यूँ भी उस पर तिलिस्म तारी किए हुए थे, मगर जब जब वो इज़्ज़त व एहतराम से उसके माँ बाप से मिलते, उनसे मुअद्दिब लहजे में बात करते, तो अयान को दाऊद और अगज़ई से मुअज़्ज़िज़ मर्द दुनिया में कोई न लगता। उसे खुद पर फ़ख्र होता कि अल्लाह ने इतना शानदार शख्स उसकी किस्मत में लिखा है। वापस जाते हुए वो सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। दाऊद और अगज़ई अयान के साथ उनसे पीछे थे, जबकि नियाज़, दिलावर खान और सफदर से बातों में मसरूफ़ आगे निकल गया था। ज़ुखरुफ़ खातून भी उनके हमराह थीं। अयान के नर्म व नाजुक हाथों को उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया तो अयान ने सटपटाकर आगे जाते अपने घर वालों को देखा। दाऊद और अगज़ई उसके यूँ सटपटाने पर मुस्कुराहट दबा गए। मेरी बीवी हैं आप, कोई भी मुझे आपका हाथ थामने से रोक नहीं सकता। अयान, दाऊद और अगज़ई, उन्होंने दानस्तन अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ा था। अयान ने सुर्ख होता चेहरा झुकाया। हथेली भीगने लगी थी। वो यूं ही आहिस्तगी से चलते बाहर की जानिब बढ़े। अयान ने एकदम ही अपना हाथ पीछे को खींचा। वो उसके यूं अजलत दिखाने पर हंस दिए थे, मगर फिर उसके घर वालों से अलविदा करते हुए एक इज़्तिहाक भरी नज़र उस पर डालते हुए रवाना हो गए, जबकि अयान तो अब तक अपने इस हाथ में हिद्दत महसूस कर रही थी जो उनकी गिरफ्त में था।
अंदर आ जाओ अयान, ठंड लग जाएगी। दिलावर के कहने पर वो होठ काटती अंदर भागी। ये एकदम ही उदास होने लग गया था। इतनी सी देर उनके साथ रहने से भला उसका दिल कैसे भरता। उसकी तो अभी आंखें भी नहीं देखते सैराब ना हो सकी थी। अंदर आकर वो सारा सामान खोल कर देखने लगी जो उसके और उसके घर वालों के लिए लाए थे। अपने लिए इतना सारा सामान देखकर वो अजीब एहसासात का शिकार हुई थी। ये सारे तोहफे इस बात के गवाह थे कि अयान दाऊद और अगज़े के हवासों पर किस कदर छाई रही थी और वो उसे कितना याद करते रहे थे। अपने सभी तोहफे अपने कमरे में अच्छी तरह सेट करके वो अब स्किन पर डिटॉक्स देख रही थी। क्या? स्किन प्रोडक्ट्स देख रही थी। स्किन प्रोडक्ट्स देख रही थी। एक एक चीज़ ब्रांडेड और कीमती थी। उसने एक लोशन उठाते हुए अपने हाथ पर लगाया। भीनी भीनी खुशबू महसूस करते हुए वो हल्के हाथों से मसाज कर रही थी। चेहरे पर अलवाही सी मुस्कुराहट चमक रही थी। हाथ एकदम ही मुलायम हो गए थे। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखा जिनमें गुलाबीपन झलकने लगा था। तभी उसकी आंखों में वो मंजर समाया जिस वक्त दाऊद और अगज़े ने उसका हाथ थामा था। अयान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हाथ अभी भी उनके हाथों में कैद हो। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि बजते फ़ोन की जानिब तवज्जो ही नहीं दे पाई थी। फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। हवासों में लौटते हुए वो चौंकी थी। रुख फेर कर बेड पर पड़े फ़ोन को देखते हुए हड़बड़ाकर उठी। तवक्का के ऐन मुताबिक वो एक बार फिर दाऊद और अगज़े की कॉल मिस कर चुकी थी। कॉल दोबारा आ रही थी। इस बार उसने फ़ौरन ही रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। इसी पुरसुकून आवाज़ ने दाऊद और अगज़े को जैसे सुकून की दुनिया में ला धकेला था। वालेकुम अस्सलाम, भारी गंभीर आवाज़ में जवाब देते वो शायद फुर्सत से बैठे थे। सॉरी, मुझे पता नहीं चला आपकी कॉल्स। उसने फ़ौरन ही मुआज़रत की। कुछ आज उनके साथ गुजरे हसीन पल का भी असर था कि अयान की आवाज़ मद्धम हो गई थी, मगर दूसरी जानिब वो इतनी खामोशी से उसकी आवाज़ सुन रहे थे कि अगर वो सरगोशी भी करती तो उन्हें सुनाई दे जाती। इसकी बात पर उनके लब मुस्कुराए थे। बेड से टिक लगाते हुए वो रिलैक्स हुए बैठे थे। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप पहली कॉल पर कभी जवाब नहीं देती हैं, तभी तो लगातार कॉल करता हूँ आपको। वो जैसे उसकी हालत से महसूस हुए थे जबकि अयान ने लब दांतों तले दबाए। सच ही तो कह रहे थे कि एक मजाल है जो उसने कभी उनकी पहली कॉल पर ही रिस्पॉन्स दिया हो। पता नहीं अयान, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? उसने खुद को सरजनिश की। अयान? उनकी गंभीर आवाज़ पर अयान की धड़कनें बढ़ी थी। जी? सर झुकाए वो यूं ही उनकी बात सुन रही थी जैसे वो फ़ोन पर नहीं बल्कि उनके सामने हो। आई वांट टू सी यू। आंखें मूंदे उन्होंने जैसे बेबसी से कहा था। अभी कुछ ही देर पहले तो वो उससे मिलकर आए थे, मगर तलब थी कि मिट ही नहीं रही थी, जबकि अयान तो अपनी धड़कनों को संभालती गुलाबी पड़ रही थी। इतनी बेइख्तियारी तो वो दाऊद और अगज़े की जानिब से कभी देखने को ना मिली थी, या फिर ये इतने दिनों की दूरी के बाद मिलने का एजाज़ था कि वो बेइख्तियार हो गए थे। पता नहीं, मैं पहले दिन से आपके मुकाबले में ख़ुद को इतना बेबस क्यों महसूस करता हूँ। उसकी खामोशी पर वो गहरी सांस भरते हुए कह रहे थे। अयान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। आप मुझे सुन रही हैं ना अयान? उसकी खामोशी महसूस करते वो बेचैन हुए थे। आप ही को तो सुन रही हूँ खान जी। सर झुकाए उसने इकरार किया था। जवाबन वो कुछ ना बोले थे। शायद वो उसे सुनने से भी ज़्यादा इस वक्त महसूस करना चाहते थे। अयान में आई। क्या आपको लगता है खान जी कि आप अयान को कुछ कहेंगे और वो इनकार करेगी? मासूम लहजे में सवाल करती उस लड़की दाऊद और अगज़े को टूट कर प्यार आया था। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट छाई थी। अगले ही पल उनकी वीडियो कॉल आने लगी थी। अयान ने फ़ौरन ही अपने गाल थपथपाते हुए खुद पर एतमाद जाहिर किया था। फ़ोन सामने रखे वो अब सर झुकाए बैठी उंगलियां चटखा रही थी। दाऊद और अगज़े कितने ही लम्हे इस खामोशी से तकते हुए रहे थे। दोनों के दरमियान नुमाइने खेज़ खामोशी छाई हुई थी। अयान ने एक बार भी सर न उठाया था। दाऊद और अगज़े ने एक पल के लिए भी उस पर से नज़रें नहीं हटाई थी। अयान? उनकी बुझल आवाज़ उभरी तो अयान ने जैसे सांसें भी रोक ली थी। हाथों की हरकत साकत हुई थी। उंगलियां मत चटखाया करे। उन्होंने ताज्जुब से उसकी सुर्ख होती उंगलियों को देखा। अपने कोमल हाथों पर कितना जुल्म करती है ये लड़की। उसने नज़र उठाकर उनकी जानिब देखा। गिरे लिबास में मलबूस काफ़ी आरामदा होलिये में वो उसी की जानिब मुतवज्जह थे। कफ कोनियों तक मोड़े रखे थे, जबकि खलाइयों की जीनत बनती घड़ी इस वक्त मौजूद ना थी। अयान ने फ़ौरन ही नज़रें झुका दी थी। इतने दिनों की दूरी का असर था कि वो फिर उनसे झिझकने लगी थी। यह जज्बात का बहाव बढ़ने लगा था जो अयान को पुरएतमाद नहीं रहने दे रहा था। आपको गिफ्ट्स पसंद आए? उन्होंने उसके साथ साथ अपना ध्यान भी भटकाना चाहा। अयान के लबों पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। पुरजोश होते हुए उसने फ़ौरन ही सर उठाया। सब गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, मैंने तो सब सेट भी कर दिए हैं। उसने फ़ौरन कैमरा घुमाते हुए उन्हें उनके दिए सारे गिफ्ट्स दिखाए। ये मुकम्मल तवज्जो से उसकी खुशी देख रहे थे। आपने परफ्यूम्स नहीं चेक किए?
अयान ने सर पर हाथ मारते हुए फ़ौरन ही कैमरा घुमाया। इस शख्स की नज़रों से कुछ बच पाना नामुमकिन था। वो कैमरा अपनी जानिब किए बेड पर आ बैठी थी, फ़ोन तकिए से टेक लगाकर रखे वो पीछे होकर बैठती कि दाऊद और अफजई को पूरी नज़र आ रही थी। ये वो परफ्यूम्स नहीं हैं जो आप लगाते हैं? उसने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर डालते हुए उन्हें जवाब दिया। हाँ, क्योंकि ये लेडीज़ परफ्यूम्स हैं, मगर मुझे वही खुशबू पसंद है जो आपके होने से महसूस होती है। उसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल की जानिब था, तभी एहसास ना हुआ कि क्या बोल गई है, जबकि दाऊद और अफजई उसकी बात पर मुस्कुराने लगे थे। वो उनके लिए ऐसे ही दीवानी थी, वो जानते थे, मगर हर बार एक नया एहसास होता था उसकी मोहब्बत पर। वो मेरा मतलब रहने दे, ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब नहीं जानना मुझे। सर तले बाजू के रखे वो फुर्सत से उसे तकने में मसरूफ़ थे। अयान ने सर झुका लिया था। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? उन्हें अचानक ही ख्याल आया था। अयान ने नफ़ी में सर हिलाया। देखा अब भी न था उनकी जानिब। अयान, मेरा चेहरा बहुत गुलाबी हो रहा है। उसने जैसे एतराफ़ किया था। दाऊद और अफजई उसकी बात पर हैरान होते उठ बैठे थे। गुलाबी हो रहा है मतलब? वो जो उसके चेहरे को ही देख रहे थे, एक सेकंड में उसकी बात का मतलब समझते हंस दिए थे। अयान, आप इतनी क्यूट क्यों हैं? वो वाकई जानना चाहते थे। अयान ने ज़रा सा नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा था। वो सर को बाजू के मदद से ज़रा ऊंचा किए हुए उसे देखने में मसरूफ़ थे। इतनी देर से उन्होंने एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं उठाई थीं। आप ऐसा ना देखें मुझे। उसने दोबारा सर झुकाया, चादर को थामते माथे तक खींच लिया था। वो खामोशी से मुतबस्सम चेहरा लिए उसकी हड़बड़ाहट देख रहे थे। आई लव यू अयान। अयान को लगा जैसे ज़मीन की गर्दिश रुक गई हो। चादर को पकड़े उसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक हो गया था। बेयकीनी से उसने नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा, जिनकी आंखों में जज्बात के समंदर मुतज़न थे। अयान बिना पलके झपकाए उन्हें देख रही थी, जबकि दाऊद और अफजई ने बेखुदी की कैफियत में हाथ फ़ोन की जानिब बढ़ाए थे, जिसे एक चेहरे को छूना चाहा हो। ज़्यादा शर्मीना कौम अयान और अफजई वो बर्फ़ हुई इस शहज़ादी को ज़िंदगी बख्श रहे थे, जिसने अपनी आंखों में ही दिल की हरकत को भी रोक रखा था। दाऊद और अफजई को आपसे मोहब्बत हो गई है अयान दाऊद और अफजई। वो उसके चेहरे पर माथे से ठोड़ी तक अपनी उंगलियां चला रहे थे, जैसे उसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से छू रहे हों। अयान, एकदम ही उन्हें एहसास हुआ कि जैसे वो सांस लेना भी भूल गई हो। अयान, फ़ोन हाथ में पकड़े वो उठ बैठे। अयान एकदम ही चौंकी थी, आंखें धुंधलाने लगी थीं। दाऊद और अफजई जो इस हरकत करता देखकर पुरसुकून हुए थे, उसकी छलकती आंखें देखकर ताज्जुब ज़दा रह गए। आखिर इतना क्यों रोती थी ये लड़की? अयान बाकायदा से अब सिसकने लगी थी। दाऊद और अफजई अपने बालों में हाथ फेरते उसे सिसकता देख खुद को मलामत कर रहे थे। अयान जब बहुत सा रो चुकने के बाद ज़रा संभली तो उसे दाऊद और अफजई का ख्याल आया। वो होठों पर मुट्ठी रखे बेबसी से उसे रोता देख रही थी। खुद पर इतना जुल्म अयान? उसने बेसाख्ता ही सर नफ़ी में हिलाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दाऊद और अफजई उसे धूप छाँव मंजर को देख रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे कभी अपने लिए ये सुन पाऊंगी। अपनी आंखें रगड़ती वो मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत के इजहार पर कौन रोता है अयान? बालों में हाथ फेरते उन्होंने खुद पे पुरसुकून करना चाहा था। अयान ने खुद को मलामत की थी, वो क्यों हर बार उन्हें परेशान कर देती थी। आई एम सॉरी सर। सर झुकाए हुए वो अपनी उंगलियां मसल रही थी। क्या मैं आपको लेने आऊं? उन्होंने खुद से हार मानकर सवाल किया था। अयान ने बेसाख्ता ही अपनी भीगी पलकें उठाई थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो उसके एक बार कहने पर ही उसे लेने आ पहुंचेंगे। तभी उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आप सोच रहे होंगे कि अयान कितनी बेवकूफ़ है। उसने नई परेशानी ने आन घेरा था। दाऊद और अफजई ने गहरी सांस भरते हुए तासुब से सर हिलाया। आपके आंसू से किसी दिन मेरी जान जाएगी। इतनी परेशानी का ही असर था कि उनके सर में ठेसें उठने लगी थी, जबकि उनकी बात पर अयान ने तड़प कर सर उठाया था। अल्लाह ना करे खान जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? वो तड़प ही तो गई थी। दिल सहम गया था उनकी बात पर। मैंने आपको कहा था ना अयान, मैं जुनूनी शख्स हूँ, मेरी जुनून का महवर मत बने। वो चंद लम्हों की बेइख्तियारी जिसे ख़त्म हो गई थी, वो एक बार फिर जिसे अपने खोल में सिमटने लगे थे। अयान को हद दर्जा ताज्जुब ने आन घेरा था। उसने खुद को 1000 बार मलामत की थी। खान जी, मैं हमारी शादी अनाउंस करना चाहता हूँ। अयान कितने ही लम्हे बोल ना सकी थी। वो दोबारा उसके जाने मुतवज्जह हो चुके थे। मैं हमेशा से अकेला रहता आया हूँ अयान, मगर अब लगता है जैसे एक अधूरा पंसा ज़िंदगी में आ गया है। ये कैसा जादू किया है आपने मुझ पर कि मुझे अब आपसे प्यारा और कोई नहीं लगता। मैं आपके बगैर ख़ुद को अधूरा तस्वुर करने लगा हूँ। मेरा दिल आपकी ख्वाहिश करने लगा है अयान और अफजई। आप मेरे अहद से आज़ाद होकर मुझे मुकम्मल करेंगी, मेरे दिल की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगी अयान? अयान ने बेसाख्ता ही इकरार में सर हिलाया था। गो के आंखें अब भी भीगने को बेताब थी, मगर इस बार उसे पहले वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी थी।
झिलमिल करती आंखों और मुस्कुराते चेहरे लिए वो बेवकूफ़ सी अयान ज़ोरों शोरों से इस्बात में सर हिला रही थी। दाऊद और अक्सई उसका मासूम अंदाज देखकर मुस्कुरा दिए थे। वादा? हालांकि वो जानते थे कि उन्हें इस वादे की ज़रूरत ना थी कि अयान तो दिलो जान से उन्हें अपनाने को तैयार थी, मगर इस लड़की को अपने अहद में बांधना उन्हें मसरूर कर रहा था। अयान ने अपना हाथ आगे करते हुए फ़ोन पर रखा। दाऊद और अक्सई ने भी दूसरी जानिब अयान की तरह अपना हाथ फ़ोन पर रखा। इससे वादा लिया था। सवाबी का खुशगवार मौसम अपनी मुसरतें इन दो नफूसों पर निछावर कर रहा था। मोहब्बत का ये मंजर जैसे हवा में ताजगी बिखेर गया था। फ़ोन बंद करते दाऊद और अक्सई ने अपनी मेडिसिन ली थी। अयान की खातिर वो अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। तकिए पर सर रखते उन्हें ख्याल आया था, क्या मैंने अयान के साथ ज्यादती कर दी है? मुझे उससे अहद में नहीं बांधना चाहिए था। वो बेचैनी से उठकर बैठ गए। उन्हें अपने इजहार पर अफसोस हो रहा था। उनकी बिगड़ती हालत भला अयान कैसे सह पाएगी? जो उनके इजहार मोहब्बत पर रोने लगी थी, वो उनके भूल जाने पर कैसी क़यामत से गुजरेगी? परेशानी उनके लिए नासूर थी, मगर वो फिक्र में मुब्तला अपने दर्द को बढ़ता हुआ महसूस करते हुए भी उसे सोचे जा रहे थे। सवाबी पर निखरी हुई सुबह उतरी थी। ये बाहर का मौसम का कमाल था, ये अयान के दिल के मौसम का कि उसे सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। गाड़ी में बैठते वो सारा रास्ता मुस्कुराती रही थी। सीएम हाउस पहुंचते ही उसने एक भरपूर नज़र इस खूबसूरत घर पर डाली थी। ये घर अपनी आराइश की बदौलत नहीं, बल्कि इस शख्स की बदौलत खूबसूरत था जिसकी ये मलकियत था। सरशारी उसके रगोपा में उतर गई थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो गार्ड दरवाज़ा खोलने के बजाय गाड़ी की जानिब चला आया था। गाड़ी वापस मोड़ लो, आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। खिड़की पर झुकते उसने ड्राइवर से कहा, क्या बात है? अयान उनके रोकने पर हैरान हुई। बीबी, आज किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। गार्ड के खौफनाक लहजे पर वो दंगी तो रह गई थी। वे साख्ता ही वो गाड़ी से उतरी। मगर मैं तो हर रोज़ आती जाती हूँ, और ये मेरा वर्किंग आईडी। उसने कंधे पर डाले बैग में से आईडी निकाला, मगर गार्ड ने उसे देखे बगैर ही सख्त लहजे में इनकार किया। बीबी, सीएम सर ने खुद कहा है कि किसी को आने की इजाज़त नहीं है, आपको भी नहीं। अयान को तो कितने ही लम्हे यकीन न आया कि दाऊद और अक्सई ने उसे यहाँ आने से मना किया है। देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो बामुश्किल ही जुमला अदा कर पाई थी। आंसू ने उसे मज़ीद कुछ बोलने न दिया था। देखो बीबी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। साहब ने खुद मना किया है मुझे। गार्ड का अंदाज़ा इतना सख्त था कि ऐन मुमकिन था कि वो उस पर अपनी राइफल ही तान लेता। जाओ इधर से, सीएम साहब जब कहेंगे तब आना। इतनी हद तक पर उसके आंसू छलक पड़े थे। वो फ़ौरन से जाने को पलटी थी। गाड़ी में बैठने के बजाय वो पैदल ही वापसी के रास्ते की जानिब बढ़ गई। चादर को माथे तक खींचते वो रो पड़ी थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ? आंसू से भीगा चेहरा लिए उसने बेदर्दी से रगड़ा था। चादर बार बार फिसल रही थी। अयान को चादर से भी झिझलाहट होने लगी थी। वो सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठकर बुरी तरह रोने लगी। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। एक बार उनसे सुनना चाहती थी कि वो वाकई ही उन्होंने उस पर ये पाबंदी लगाई है। सामने ही स्क्रीन पर उनका मैसेज जगमगा रहा था। आंसू साफ करते हुए उसने व्हाट्सएप खोला। अयान, मैं आज मसरूफ़ हूँ, आप आज मत आइएगा, बल्कि मैं खुद आपको बताऊँगा तब आना। उनका मैसेज पढ़ते उसके हाथ कँपाए थे। ये एकदम ही किसी एहसास के तहत उसने उनका नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद आ रहा था। परेशानी से होठ काटते हुए वो अब न्याज का नंबर मिला रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। न्याज के मुअद्दिब आवाज़ पर उसने खुद को बामुश्किल संभालते हुए सलाम का जवाब दिया था। सीएम सर कहाँ हैं? भर्राए लहजे पर न्याज चौंका था। आप कहाँ हैं? सीएम हाउस के बाहर। गार्ड ने कहा है कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। वो ज़ब्त करते हुए भी रो दी थी। बेबसी का एहसास था या अहनात का जो इतना रुला रहा था। मैं आता हूँ। फ़ोन बंद करके बाद भी वो वहीं बैठी रही थी। कुछ देर बाद नियाज गेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। यहाँ वहाँ देखते उसकी नज़र कुछ ही दूर पत्थर पर बैठी अयान पर पड़ी तो वो तेज़ी से चलता हुआ उसके जानिब आया था। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? उसके सवाल पर वो कुछ ना बोली थी, बस सर झुकाए खुद को रोने से बाज रख रही थी। नियाज ने तरहम से उसकी जानिब देखा। सीएम सर की तबीयत ठीक नहीं है, उसने परेशानी से इत्तला दी थी। अयान को मज़ीद रोना आया था। वो आपको नहीं बताना चाहते। वो जैसे बेबसी की इंतहा पर थी। अयान अब भी कुछ ना बोली थी कि सारी हिम्मत तो उनकी तबीयत का सुनकर ही ख़त्म हो गई थी। आप चले मेरे साथ। कुछ लम्हों के तवक़्क़ुफ़ के बाद उसने कहा था, आइंदा उन्हें गेट पर मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। गार्ड को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए वो उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ गया। अयान सर झुकाए चल रही थी। उनके कमरे के बाहर पहुँचते रुक गई। नियाज भी उसे रुकता देखकर रुक चुका था। वो समझते हैं कि आप उनकी मेडिकल कंडीशन से नावाकिफ़ हैं।
वो अब थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। सीएम सर ने उसे सख्ती से मना किया था कि अयान को उनकी तबीयत खराबी का पता ना चले। अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि अयान बहुत पहले से ही ये सब जानती है तो वो ना जाने कैसा रिएक्ट करेंगे। कल रात वो बिल्कुल ठीक थे। मोहतरम लहजे में उसने उसे बताया था। फजर के वक्त उन्होंने मुझे कॉल की थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। नियाज़ ने उसे कुछ छुपाना नामुनासिब समझा था। वो दाऊद और अफज़ई पर हर हक रखती थी। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू जानना उसका हक था। डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो बहुत नाप तोल कर बोल रही थी या शायद उसे बोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। बहुत वक्त के बाद उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई है, शायद किसी बात का स्ट्रेस लिया है उन्होंने या फिर थकन के बाइस। उसे जवाब देते हुए उसने दरवाज़ा वाक़ किया था। अयान ने खुद पुरसुकून करते अंदर कदम रखा था। नियाज़ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ोन किधर है मेरा? अयान को बोलते बोलते वो चिटके थे। महरून चादर में रोई रोई सी अयान उनके सामने खड़ी थी। अयान? वो उसे यहाँ देखकर हैरान हुए थे, जबकि वो तो उन्हें बिस्तर पर देखकर रोने को तैयारी में थी। नियाज़ उसके साथ अंदर नहीं आया था। दाऊद और अफज़ई को यकीन न आया था कि अयान और नियाज़ दोनों ने उनकी बात की नफ़ी की थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, वो भागती हुई उनके पास आते उनके सीने पर सर रख गई थी। दाऊद और अफज़ई के अल्फाज लबों पर में ही रह गए थे। वो सिसकती हुई उनका सीना भिगो रही थी। उन्होंने अपने बाजू उसके गिर्द लपेटे और खामोश करवाना चाहा, मगर वो तो सू सू करती बस रोए जा रही थी। मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि आपको मेरी तबीयत ख़राब होने का पता चले अयान। आखिर इतना क्यों रोती हैं आप? वो परेशानी से उसे खामोश करवाने की कोशिश में थे, मगर वो तो उनके सीने पर चेहरा रगड़ती नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं रो नहीं रही। उसने फ़ौरन ही इनकार किया, मगर सर भी नहीं उठाया था। अब क्या रोता बसोरता चेहरा दिखाती उनको? जबकि दाऊद और अफज़ई उसके यूँ मासूमियत भरे अंदाज पर मुस्कुरा दिए थे। उसके गिर्द बंधा हिसार कुछ मजबूत हुआ था। अयान पहले तो एहसास ना हुआ था, मगर अब तो सर उठाना भी महाल हो गया था। थकावट से बस तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उनके लहजे में सुकून था। वो उनका सुकून ही तो थी। उसके होते तो दाऊद और अफज़ई खुद को भी भूल जाते थे। मैं ऐसा ज़्यादा परेशान हो गई थी। आपको पता है, गार्ड्स ने इतना रूडली मुझसे कहा कि मैं सीएम हाउस नहीं आ सकती। वो अगर ये तकलीफ़ दा जिक्र ना करना चाहते थे तो अयान ने भी कुरेदा ना था, बल्कि मुंह फुलाकर गार्ड की शिकायत लगाते वो उनसे खफा हो गई थी। जबकि बाजू पर जोर रखते हुए उनसे अलग हुई। उसके उठने पर दाऊद और अफज़ई भी उठ बैठे थे। वो अब नरमी से उसके आंसू पोंछ रहे थे। शायद वो बहुत देर से रो रही थी, तभी तो चेहरा इतना लाल और आंखें सूजी हुई थी। दाऊद और अफज़ई को अफसोस हुआ था। आइंदा कोई आपको आने से नहीं रोकेगा अयान। उसका चेहरा पोंछते उन्होंने बहलाया था। हाँ, किसी दिन फिर आप कह देंगे कि अयान को अंदर मत आने देना। और फिर वो गार्ड लहजा पर आ गया था। अहानत का एहसास फिर जागने लगा था। दाऊद और अफज़ई ने उसे खुद से लगाते हुए उसका सर हिलाया। आई एम सॉरी, आइंदा मैं कभी इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं करूँगा। उनके कंधे पर सर टिकाते हुए वो रोना बंद कर चुकी थी। उनकी तबीयत का सुनकर वो समझ रही थी कि वो उसे क्यों नहीं आने देना चाहते थे, मगर जाने क्यों इन सारी दुनिया की शिकायतें करने का दिल चाहता था। जैसे उसे यकीन था कि वो उसके लिए सारी दुनिया से बाज परस करेंगे। आपने कुछ खाया है क्या? मैं नाश्ता बनाऊँगी आपके लिए। उसे फ़ौरन ही याद आया था। झटके से सर उठाते चादर सर पर से फिसल गई थी। उसने दोबारा सर पर चादर जमानी चाहिए। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, बस आपके हाथ की कॉफ़ी पीऊँगा। आपका एक इयररिंग कहाँ गिर गया है? अयान तो जैसे उनकी बात पर साकत रह गई थी। वो उसकी इतनी छोटी छोटी सी बात को भी नोट करते थे। चादर छोड़ते हुए बेइख्तियार ही उसका हाथ अपने कान के जानिब गया था। एक कान में उसका नन्हा सा इयररिंग नहीं था। वो इतने छोटे मोती थे कि करीब से देखने पर ही कानों में चमकते महसूस होते थे। शायद कहीं गिर गया है। उसने चेहरे पर आईलेट को कान के पीछे उड़ेसते हुए कहा था। वो इनकी इतनी तवज्जो से पिघलने लगी थी, जबकि दाऊद और अफज़ई अब उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए नजरें झुकाए हुए थे। उनके अंगूठे नरमी से उसके हाथों की पुष्ट सहला रहे थे। अयान, वो जो उसकी बात करने की हिम्मत मुश्तमा कर रहे थे, क्या आप मुझे वादा खिलाफ़ी पर माफ़ कर सकती हैं? उन्होंने बिला आखिर उससे कह दिया था। अयान का दिल सख्त हुआ था। वो किस वादे की बात कर रहे थे वो अच्छी तरह जानती थी। अभी कल रात ही की तो बात थी। उनकी गिरफ्त भी मुकीद उसके हाथ लरज़ रहे थे। दाऊद और अफज़ई उनकी लर्ज़ाहट बखूबी महसूस हुई थी। चंद लम्हों बाद अयान ने सर उठाया। दाऊद और अफज़ई उसके सर उठाने पर उसकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगी खान जी। अयान इतनी कमज़ोर नहीं कि आपको संभाल ना सके। दाऊद और अफज़ई की गिरफ्त कमज़ोर हुई थी। बेयकीनी से उन्होंने अयान की जानिब देखा था, मगर वो पहले की निस्बत काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी। मैं आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ हूँ खान जी। दाऊद और अफज़ई ने उसके हाथ छोड़ दिए थे। खुद को दुनिया के सामने चट्टान की तरह मजबूत दिखाने वाला भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका इतना कमज़ोर पहलू आया हो, वो भी उस लड़की के सामने जिसका वो साहिबान बनने का अहद ले चुके थे। कब से जानती हैं आप? अजनबी लहजा दाऊद और अफज़ई को अपनी आवाज़ की सिखाई से आती महसूस हुई। वो ख़ुद को शिकस्त खुर्दा तस्वुर कर रहे थे। बहुत वक्त हो गया।
उनके बरअक्स वो काफ़ी पुरसुकून दिखाई दे रही थी। दाऊद और अफजई ने उससे पीछे होना चाहा। वो ये मानना नहीं चाहते थे कि जिस राज को वो अयान से इतने अरसे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अयान उससे इतने वक्त से वाकिफ़ थी। उनकी अना गवारा नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो उसके हाथ मुकम्मल तौर पर छोड़ते, अयान ने फ़ौरन ही उनका हाथ थाम लिया। क्या मुझे ये जानने का हक़ नहीं खान जी कि आप कब किस कैफियत से गुज़र रहे हैं? क्या मुझे किसी तकलीफ़ में मुब्तला होकर यूं ही आपसे सब कुछ छुपा लेना चाहिए? नरमी से बोलते हुए वो दिल फरेब लग रही थी। दाऊद और अफजई खामोशी से उसे सुन रहे थे। वो अब खामोश हो चुकी थी। कितने ही लम्हे उनमें से कोई भी एक लफ्ज़ नहीं बोला था। अयान ने खामोशी से उनके हाथ छोड़ाते उनके सीने से सर टिका लिया, उनके हाथ को गोद से उठाते अपने गिर्द हिसार बांधा। लाला कहते हैं दिमाग की याददाश्त दिल से कमज़ोर होती है। दिमाग जिसे दिनों में भूल जाता है, दिल उसे सालों में भी नहीं भूल पाता। आपका दिमाग अगर कभी मुझे भुला भी देगा तो दिल मुझे हमेशा पहचान लेगा, और अगर दिल ने मुझे नहीं पहचाना तो हम शुरू से फिर मोहब्बत करेंगे। हम शुरू से अपनी नई यादें बनाएंगे। हम फिर शादी करेंगे और फिर मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनके सीने पर सर रखे हुए वो इनके दिल का बोझ कम कर रही थी। दाऊद और अफजई आंखें बंद किए हुए उसे खामोशी से सुन रहे थे। वो उनके जितने करीब थी इस वक्त, ऐसे तो वो सारी ज़िंदगी भी बैठकर उसे सुन सकते थे। अयान, दाऊद और अफजई को भी आपसे मोहब्बत है खान जी। हमेशा से वो उस नाम से पुकारते थे, मगर आज अयान ने पहली बार अपने नाम के साथ उनका नाम लगाया था, मुकम्मल इस्तेहाक से। दाऊद और अफजई ने अगले ही लम्हे उसके गिर्द हिसार बांधकर गिरफ्त मजबूत की थी। आप इतनी मेहरबान क्यों हैं अयान? मेरे सबसे बड़े खौफ को आप ऐसे पल में कैसे ख़त्म कर सकती हैं? उनके इस तरह कहने पर अयान के लब मुस्कुराहट बिखरी थी। अपने बालों पर दाऊद और अफजई के लबों का लम्स उसे बखूबी महसूस हुआ था। एक ताजगी सी उसके रगबा में सैरात कर गई थी। ये रिश्ता इतना ही खूबसूरत हुआ करता है। जब एक फ़रीक कमज़ोर पड़ता है तो दूसरा बहादुरी से उसे समेट लेता है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? आपको कॉफ़ी चाहिए थी ना? उसने लम्हों का सहर तोड़ते हुए ही खामोश कोशिश की थी, मगर दाऊद और अफजई ने मज़ीद मजबूरी से उसे खुद में भींचा था। आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो यूं ही आंखें मूंदे पुरसुकून लहजे में गोए हुए थे। अयान ने लब दांतों तले दबा लिए। ज़िंदगी की उलझनें एक एक करके सुलझने लगी थी। अयान घर पर बताकर यहीं रुक गई थी। दाऊद और अफजई को उसकी ज़रूरत थी। वो भला उनकी अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? इस वक्त भी वो किचन में उनके लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि दाऊद और अफजई सामने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे उसे देखने में मसरूफ़ थे। आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे तो मैं काम कैसे करूँगी? उनकी नज़रों से नर्वस होते हुए उसने सवाल किया। दाऊद और अफजई के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट छाई थी। मैं देख नहीं रहा बल्कि सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? वो मुकम्मल उनकी जानिब मुतवज्जह हुई। यही कि आप इतनी प्यारी क्यों हैं? उनकी बात पर उसे के गाल गुलाबी हुए थे, लब अपने आप ही मुस्कुराने लगे थे। उसने फ़ौरन ही रुख मोड़ लिया। दाऊद और अफजई अपनी जगह से उठते उसके पास आए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आपसे मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी कैसी थी, मगर मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मुझे तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी पर मोहित नज़र आती हैं। अयान ने नज़रें ना उठाई थी। अयान, मध्यम लहजे में उन्होंने उसे पुकारा था। जी, मैं चाहता हूँ आप मुझसे कोई ख्वाहिश करें। कुछ भी? उसने यकीन दिलानी चाहिए। कुछ भी? उसके सर पर हाथ रखे उन्होंने यकीन दिलाया था। तो फिर अपना वादा पूरा करें। उनका हाथ थामे उसने फरमाइश की थी। वो पूरे इस्तेहाक के साथ उनका ख्याल रखना चाहती थी, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। दाऊद और अफजई ने चंद लम्हों का तवक़्फ़ुफ़ किया, फिर मध्यम सा मुस्कुराते हुए हल्का सा उसकी जानिब झुके। मैं आपकी ये ख्वाहिश दिलो जान से पूरी करूँगा अयान और अफजई। मुस्कुराते हुए वो इतनी जल्द मान गए। अयान के लब मुस्कुराहट ने छुआ था। मैंने कभी किसी का चेहरा इतना गुलाबी होते नहीं देखा। उन्होंने नरमी से उसका गाल सहलाते कहा। यह सरापाई शिफा थी। उसे छूने पर दाऊद और अफजई को खुद में ज़िंदगी की दौड़ती महसूस होने लगती थी। हर वक्त तो ऐसा नहीं होता। कहते हुए वो सर झुका गई थी, मगर वो जानती थी उसका चेहरा इस वक्त दहक रहा था। मैंने तो जब भी देखा है ऐसे ही देखा है। वो दोनों हाथ स्लैब पर रखकर मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जह थे। आप यूँ देखेंगे तो ऐसे ही होगा ना? कैसे देखता हूँ? जैसे देखते हैं। लहजे में बीवी वाला मान अंदर आया था। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे देखता हूँ? वो जो उनकी मोहब्बत की तवज्जो की ख्वाह रहती थी, अब उसकी हिद्दत सह नहीं पा रही थी। दाऊद और अफजई का ये रूप बर्फ़ हुई शहज़ादी को दहकाने लगा था। खाना जल जाएगा? अब नहीं जलेगा। वो जैसे बेबस हुई थी। खान जी, वो जैसे उन्हें बाज रखना चाहती थी। मोहब्बत से देखता हूँ, रश्क से देखता हूँ, या मौजज़े की तरह देखता हूँ? वो खुद उसे जवाब देने लगे थे। अयान को लगा शायद वो खुद भी इतना दिलफरेब जवाब ना दे पाती। आने वाले वक्त से अनजान वो उन्हें मुस्कुराते हुए तक रही थी, और दाऊद और अफजई की नज़रें हमेशा ही उसके मामले में बेखुद थी। सवाबी के सरसराती हुई हवाएं गमों को उनसे बाज रखने की कोशिश में थी, मगर भला झड़कों के सामने ये मध्यम हवाएं कैसे
टिक पाती। और कितना इंतज़ार करना होगा। अंधेरे कमरे में पुरस्कार आवाज़ गूंजी थी, बस आज की रात उन्हें मोहब्बत की पतंगें उड़ा लेने दें। नियाज़ साहब, आप इधर क्या कर रहे हैं? लॉन से बाहर की जानिब जाता नियाज़ रशीद चाचा की आवाज़ पर पलटा था। मैं नियाज़ साहब या रशीद साहब? मैं घर जा रहा हूँ चाचा, कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन सीएम साहब की तबीयत? वो नियाज़ की बेपरवाही पर हैरान हुए थे। कहाँ तो वो सीएम साहब को एक मिनट के लिए अकेला ना छोड़ता था और कहाँ अब उनकी ख़राब तबीयत के बावजूद बाहर के कामों में मसरूफ़ था। अयान मैडम आज इधर ही हैं, आप फ़िक्र मत करें, वो उनका ख्याल रख लेंगी। वो लड़की कौन है नियाज़? सीएम साहब के इतने नज़दीक क्यों है आखिर? जल्द ही पता चल जाएगा चाचा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठंडक में सवाबी आज भीगी सुबह लेकर रोशन हुआ था। हल्की फुल्की कनमन ने फिज़ा को यख कर दिया था। अयान नीचे आई तो सीएम सर कहीं नहीं थे। वो वापस अपने ऊपर उनके कमरे की जानिब बढ़ी। स्टडी जिम पूरा घर स्याह स्याह कर रहा था। इतनी सुबह बगैर बताए कहाँ चले गए? अपने कमरे से फ़ोन उठाते हुए उसने व्हाट्सएप खोला। गुड मॉर्निंग अयान, दाऊद और अक्सई, एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, आप घर चली जाइए, मैं वापस आकर आपसे मिलूँगा। मैसेज देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो यूं ही चमकता चेहरा लिए किचन की जानिब बढ़ी जहां वो उसके लिए नाश्ता बनाकर रख गए थे। नाश्ता करते हुए वो एक बार फिर उनका लिखा मैसेज पढ़ने लगी। एक बार फिर उसे खुशकुन एहसास ने आन घेरा था। वो ऑनलाइन नहीं थे, गालिबन कोई हसास मामला था जिसकी वजह से वो उससे राब्ते में ना थे। नाश्ता करने के बाद वो घर से निकली थी। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अयान ने हैरत से सर उठाते बाहर देखा जहाँ कई एक गाड़ियाँ उसकी गाड़ी को अहाते में लिए हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक शख्स ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आपको हमारे साथ चलना होगा बीबी। मगर कहाँ? जल्द आपको पता चल जाएगा। आपको हमारे साथ चलना है, आपको इस वक्त किसी से रब्ता नहीं कर सकती। वो सीएम की गाड़ी में मौजूद थी। यही वजह थी कि इस शख्स के लहजे में एहतराम था, वरना वो अयान से किस लहजे में पेश आता ये सोचने की ज़रूरत न थी। अयान धड़कते दिल और भीगी आंखों से गाड़ी से उतरी। चादर सर पर अच्छी तरह जमाते हुए वो सामने खड़ी गाड़ी में जा बैठी। मज़ाहमत का कोई फ़ायदा न था। वो अकेली यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतनी परेशानी में उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि ड्राइवर ने एक बार भी कुछ कहने की कोशिश ना की थी। गाड़ी में छाई हुई खामोशी इस पर हैबत तारी कर रही थी। अपने हाथों को मसलते वो दुआ कर रही थी कि दाऊद और अक्सई तक खबर पहुंच जाए। जाने उसके साथ क्या होने वाला था। ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे, वो कुछ भी तो ना जानती थी। सीएम हाउस से दूर खान सफदर के घर की जानिब जाओ तो सुबह ही सुबह दरवाजे के ताला घंटी बजी थी। वो सब अभी नाश्ते में मसरूफ़ थे। मैं देखता हूँ, दिलावर कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़े। जी कहिए। खान सफदर का घर यही है? जी यही है। आप कौन हैं? उनके लहजे पर वो चौंका था। जवाबन एक शख्स ने सरकारी कार्ड दिखाते हुए उसे ज़रा पीछे को धकेला था। सरकारी ऑर्डर्स हैं, इस घर का कोई भी फ़र्द ना बाहर जा सकता है और ना ही किसी से कोई रब्ता कर सकता है। बदतमीज़ी से कहते हुए वो अंदर बढ़ने लगे थे। इस तरह आप घर में नहीं दाखिल हो सकते हैं। सरकारी ऑर्डर हैं खान साहब, ताउन करें। भले ही सरकारी ऑर्डर हो, औरतों वाले घर में यूँ धनधनाते हुए नहीं घुस सकते आप। क्या मामला है दिलावर? सरकारी ऑर्डर हैं, इस घर को मकीनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैमर फिट करते, जैमर या कैमर पता नहीं, उन्होंने कैमरा फिट करते उन्होंने बदतमीज़ अंदाज में कहा तो हैरत ज़दा रह गए। नज़र बंद? मगर क्यों? वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर साहब, ताउन करना आपके हक़ में बेहतर है। कुछ ही देर में वो लोग ड्राइंग रूम में उनके मुकाबिल बैठे थे। बाहर की दुनिया से उनका राब्ता कट चुका था। जाने क्या मामला था। ये लोग ना तो उसे कुछ बता रहे थे और ना ही कहीं जाने दे रहे थे। अयान को पेशावर लाया गया था। वो सारा रास्ता दुआ करती आई थी कि दाऊद और अक्सई को इस वाक़े की खबर हो जाए। आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। वो सर झुकाए हुए अपनी हथेलियों को मलती चुपचाप आंसू बहा रही थी। पेशावर असेंबली हॉल में गाड़ी दाखिल हुई तो अयान के खौफ में मज़ीद इजाफा हुआ था। वहाँ न सिर्फ इनकलाब पार्टी के लोग बल्कि मीडिया भी मौजूद था। अयान को अब अंदाज़ा हुआ था कि मामला किस कदर पेचीदा था। उसको यहाँ लाया जाना दाऊद और अक्सई पर क़यामत लाने के मुतरादिफ था। चादर से अपना चेहरा ढकते हुए वो मीडिया के सवालात से बचती हुई इन अफसरान के मुय्यत में अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ बैठे अजनबी चेहरे उसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। दाऊद और अक्सई किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे कि नियाज़ तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सीएम सर, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ नियाज़? ज़रूरी मीटिंग चल रही है। सर आप ये देखें। उसने फ़ौरन ही आईपैड उनके जानिब बढ़ाया जहाँ पेशावर असेंबली का मंजर वाज़ा था। गाड़ी से उतरती हुई चादर में लिपटती सहमी सी अयान को देखते उन्होंने खुद पर पहाड़ टूटता महसूस किया था। सर ये सब प्लान्ड है। आपको शहर से बाहर भेजकर ही मैडम को उठवाया गया है। गवर्नर साहब को कॉल करो। उन्हें अपनी आवाज़ किसी ख़ाइश आती महसूस हुई थी। नज़रें अब तक स्क्रीन पर जमी थी। नियाज़ ने कॉल मिलाकर फ़ोन उन्हें पकड़ाया था। जी कहिए सीएम साहब। ये आपने अच्छा नहीं किया गवर्नर साहब, आप बहुत पछताएंगे। अरे सीएम साहब,
इसमें हमारा क्या कसूर? आवाम आपको मासूम और घर इंसान समझती है, मासूम और खरा इंसान समझती है। आवाम के जज्बात का मजाक उड़ाया है आपने तो। दाऊद और अक्सई बेसाख्ता ही ख्वाहिश हुई कि उससे इंसान का मुंह तोड़ दे। वो उनकी पार्टी के लोगों का बदला था उनसे, वो जो इतने अरसे से अपनी बेइज्जती पर खामोश बैठे थे। दरअसल वो मौका ताक में थे। गाड़ी निकालो। उन्होंने वापस उन लोगों के जाकर मुआज़रत करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तेज़ी से वो बाहर की जानिब बढ़े। मीटिंग ख़त्म होने से पहले ही उनका इतना शदीद इश्तियाल में बाहर आना वहाँ हड़बड़ाहट का सा माहौल तैयारी कर गया था। मैं खुद ड्राइव करूँगा। सर मैं ड्राइव करता हूँ? नहीं, मैं खुद कर लूँगा। चाबी लेते हुए वो अपनी गाड़ी में जा बैठे। अगले ही पल उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई तेज़ी से वहाँ से निकली थी। वो इतनी ही तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे कि नियाज़ को खौफ आया था। सीएम सर की गाड़ी के पीछे ही उनकी सिक्योरिटी की सारी गाड़ियाँ बाहर निकली थीं। सड़क पर अफरा तफरी का सा समय पैदा हो गया था। हेलो कंट्रोल रूम, पेशावर जाने वाले मेन रोड क्लियर करवाइए। सीएम सर की गाड़ी को कोई रुकावट नहीं मिलनी चाहिए। नियाज़ ने फ़ौरन ही फ़ोन निकालते हुए रोड खाली करवाने का कहा था। वो जितनी तेज़ी से वहाँ से निकले थे, खदशा था कि कहीं वो कोई एक्सीडेंट ही ना कर दें। ये तो तय था कि आज सीएम सर अपने सामने आने वाले किसी भी गाड़ी को रियायत ना देने वाले थे। चादर से चेहरा छुपाए वो खुद खौफज़दा नज़र आ रही थी। पूरा हॉल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बज़ाहिर सूटिड बूटिड महज़िब दिखने वाले लोग दर हकीकत दरिंदगी की इंतहा को पहुँचे हुए थे। वो पूरे मुल्क की टीवी पर इस वक्त नकाब में लिपटी खड़ी वो लड़की ही दिखाई दे रही थी जो अपने ही मुल्क के हाथों ज़िल्लत की इंतहा को पहुंची हुई थी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे, अयान सफदर खान को सीएम हाउस से पेशावर असेंबली हॉल लाया गया है। अब तक दाऊद और अक्सई का किरदार हमेशा साफ सुथरा ही रहा है, मगर मिलने वाली कुछ दिनों की खबरों के पेश नज़र ये जानना ज़रूरी हो गया है कि ये एक लड़की का चीफ मिनिस्टर हाउस में रुकना, रोज़ का आना जाना क्यों है। न्यूज़ एंकर का गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। दाऊद और अक्सई का स्कैंडल सामने आया था। ये खबर मुल्क की तारीख में किसी झटके से कम ना थी। आलिमा व मौलवी हजरात इस मामले पर सख्त फैसला लेने का कह रहे थे, जबकि अयान तो बेजान सी बस उन लोगों को देख रही थी। उनके बोलने से दुबुत बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी। हाँ तो बीबी, आप ज़रा सच बताइए कि कौन हैं आप और क्या रिश्ता है आपका सीएम साहब से? एक शख्स के कड़े लहजे में इस्तफसार किया। अयान को मज़ीद रोना आया था। वो इन रवैयों की आदी ना थी जो एकदम ही संभल जाती। आप सीएम सर को यहीं बुला लें, वो खुद ही आपको बता देंगे। उसे यही जवाब मुनासिब लगा था। वो जानती ना थी कि सीएम साहब इस मामले को किस तरह संभालेंगे, मगर वो खुद से कोई भी बयान देकर उनके मुश्किलात ना खड़ी करना चाहती थी। उन लोगों ने हर तरह से उसका उगलवाने की कोशिश की, मगर वो सर झुकाए बैठी बस रोने में मसरूफ़ थी। उनके किसी भी सवाल का जवाब ना दे रही थी। उन लोगों की मजबूरी थी कि वो उस पर सख्ती नहीं कर सकते थे। भले ही दाऊद और अक्सई की इज्जत को बीच चौराहे पर ले आए थे, पूरे मुल्क को उनके खिलाफ उकसाने पर कामयाब हो गए थे, मगर वो दाऊद और अक्सई के कहर से भी वाकिफ़ थे। वो हर दम पुरसुकून रहने वाला इंसान जब बिफरता था तो तबाही समेटना मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि दाऊद और अक्सई को सीएम की सीट से हटाने की खातिर यहाँ तक ले आए थे, मगर वो खौफज़दा भी थे। उनकी यही कोशिश थी कि दाऊद और अक्सई यहाँ आने से पहले ही अयान को कुछ ऐसा उगलवा लें जिसकी बिना पर वो दाऊद और अक्सई को नीचा दिखा सके। अयान ने तो उन्हें कुछ ना मिला, मगर सोशल मीडिया पर आवाम को भड़काने में वो कामयाब हो गए थे। अकल व शऊर से आ रही इस आवाम ने इस बार भी हकीकत जानने के बजाय दाऊद और अक्सई की ज़ात को इस कदर रगीदा था कि ला अल्लाह मान, जो कल तक उनकी शख्सियत का दम भरते ना थकते थे, आज उनका साथ देने पर इजहार अफसोस करते उन्हें बुरा भला कह रहे थे। पिछली बार का मामला मुख्तलिफ था। ऐसी वाहियात पोस्ट और कमेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। नियाज़ परेशानी से ये सब देख रहा था। आखिर कौन था वो जो दाऊद और अक्सई के गिरबान तक पहुंच गया था? दाऊद और अक्सई की गाड़ी तेज़ी से सड़क पर रवा दवा थी। स्पीड इतनी तेज़ थी कि जहां से गाड़ी गुजरती लोगों को हौल उठने लगते। एक पल के लिए ही उनकी नज़र गाड़ी पर पड़ती थी, अगले ही लम्हे वो गाड़ी उनकी नज़रों से कहीं दूर पहुँच चुकी होती थी। दाऊद और अक्सई इतनी स्पीड के बावजूद भी गाड़ी को बस उड़ा लेना चाहते थे। परेशानी में उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि वो चॉपर का इस्तेमाल कर लेते। इस वक्त उनके हवासों में सिर्फ अयान सवार थी, बाकी हर चीज़ पस पुश्त चली गई थी। जिस वक्त वो पेशावर असेंबली हॉल में दाखिल हुए थे, इस वक्त तक पूरे मुल्क को मीडिया वहां इकट्ठा हो चुका था और हर फर्द बस यही सोच रहा था
नियाज, जो भी इसमें मालूस है वो बचना नहीं चाहिए, सख्ती से कहते हुए वो हॉल में दाखिल हुए थे। कैमरों का फोकस दाऊद और अफजई की ज़ात थी। अयान ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। बेतरतीब हुलिया इस बात का गवाह था कि वो किस कैफियत में घर घिरे यहाँ तक पहुँचे थे। वो तेज़ी से चलते हुए अयान के पास आए। वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर दाऊद और अफजई की हामी अपनी जगहों से खड़े होते उनके साथ खड़े हुए थे। अयान, बोझल लहजे में उन्होंने उसे पुकारा तो वो रोते हुए अपनी जगह से उठते उनके सीने से सर टिका गई थी। लोग धड़ाधड़ तस्वीरें खींचे जा रहे थे। दाऊद और अफजई गहरी सांस भरते उसे पुरसुकून करने की खातिर उसका सर सहला रहे थे, मगर वो सहमी हुई लड़की उनके सीने पर सर रखे सिसक रही थी। सीएम साहब, एक अफसर ने कुछ कहना चाहा था, मगर दाऊद और अफजई ने दृष्टि ने उनका हाथ उठाकर कुछ कहने से रोक दिया था। वो अयान के संभलने का इंतज़ार कर रहे थे, इनके बाद उनकी निपटने का इरादा रखते थे। अयान कुछ संभलते पीछे हुई तो दाऊद और अफजई उसका हाथ थामे अपने साथ बिठा गए थे। उनकी इस हरकत पर वहाँ मौजूद लोग पहलू बदल कर रह गए थे। सीएम साहब, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये लड़की कौन है? आपकी इस नज़दीकी तो पूरे मुल्क ने ही देख ली है, मगर इस कुर्बत की वजाहत करेंगे? अल्लामा ने नुमाइंदे ने सख्त लहजे में दाऊद और अफजई से इस्तफसार किया था। दाऊद और अफजई के कुछ कहने से पहले ही असेंबली हॉल में इस्तीफ़ा का शोर मच गया था। सीएम साहब, आपके इस स्कैंडल के बाद आवाम सख्त नाराज़ है और लोग चाहते हैं कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं। उन्होंने दाऊद और अफजई को कोई भी बात सुनने से पहले अपना फैसला सुनाया था। अयान हैरानी से ही मंजर देख रही थी। आज से पहले तो कभी किसी हुक्मरान ने उसे इस बिना पर इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया था, और ना ही किसी सियासतदान ने इसके स्कैंडल के बारे में बाज़ परस की गई थी। दाऊद और अफजई अपना माइक ठीक करते हुए ज़रा आगे को चुके थे। उनका जवाब जानने के मुतजस्सिस लोग खामोश तारीख कर गए थे। सारा मुल्क दिल में कीना लिए दाऊद और अफजई की वजाहत का मुंतज़र था। ऐसा वो इस स्कैंडल को क्या नाम देते? आपने भले ही बग़ैर सर पैर की बात को पतंगड़ बना दिया है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मगर दाऊद और अफजई सबूत के बगैर बात नहीं करता। इसीलिए पहले आप सबूत मुलाहजा करें, इसके बाद मेरी बात को खामोशी से सुनिएगा। कहते हुए उन्होंने नियाज़ को इशारा किया, जिसने स्पीकर असेंबली की जानिब एक फ़ाइल बढ़ाई थी। स्पीकर साहब ने फ़ाइल लेते हुए चश्मा पहना। सभी उनकी जानिब मुतवज्जा दाऊद और अफजई का जवाब जानना चाह रहे थे। कुछ लम्हों की खामोशी और आराक की उलट पुलट के बाद स्पीकर साहब ने चश्मे के ऊपर से झुकते दाऊद और अफजई की जानिब देखा। ये आपकी बीवी है? उनके मुँह से बात निकलने की देर थी कि हॉल में चहमगोयां शुरू हो गई थी। अयान सफदर खान, पिछले 6 माह से मेरे निकाह में है। दाऊद और अफजई का मजबूत लहजा वहाँ बैठे लोगों को हैरत के समंदर में गोताजन कर गया था। दाऊद और अफजई के लोगों ने निकाहनामे के सबूत के साथ साथ तस्वीरें और निकाह के बतौर गवाहान भी खुद को पेश किया था। उनके मुखालफिन पहलू बदलते हुए खासे कबीदा हाजिर नजर आ रहे थे। अगर वो निकाह में हैं आपके, तो आपने ये सब क्यों छुपाया? आप तो अपनी शादी को किसी गुनाह की तरह छुपाए हुए हैं, और इन बीबी ने भी इस बारे में नहीं बताया। अयान ने सर झुका रखा था। वो नहीं देख रही थी कि कौन क्या कह रहा है। जब दाऊद और अफजई यहाँ मौजूद थे तो उसे भला ये सब फिक्र पालने की क्या ज़रूरत थी? वो बस सर झुकाए हुए अपने गोद में रखे हुए हाथ को देख रही थी, जो दाऊद और अफजई की नरम गिरफ्त में था, जिसे दाऊद और अफजई उसकी जानिब मुतवज्जा ना होते हुए भी अपने अंगूठे से चलाते हुए पुरसुकून रखना चाह रहे थे। इससे पहले मेरे कितने निजी मामूलात मीडिया की नज़र में हैं जो आपको आगाह करता? दाऊद और अफजई के सर्द लहजे पर वो खिसिया गए थे। वो लोग तो अपनी मुतक्का बेइज्जती पर खौफज़दा थे। आवाम को जो सीएम साहब से खिलाफ भड़काया था, अब उनका क्या हाल होना था? उन्होंने तो बग़ैर सबूत के ही बस धावा बोला था। कौन जानता था कि बाजी यूँ पलट जाएगी? सीएम साहब ने गुस्से के बजाय तहम्मुल का मुजाहिरा करे। अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो ये सब नहीं होता। स्पीकर साहब ने उसे बिफरते तूफ़ान को शांत करना चाहा था। क्या आप लोगों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बजाय इसके कि आप मुझसे पूछते? आप मेरी बीवी को यहाँ भरे मजमे में ले आए, वो भी तब जब मैं खुद शहर में दूर था। उनके गुस्से भरे लहजे पर अयान ने बेसाख्ता ही अपने हाथ की गिरफ्त उनके हाथ पर मजबूत की थी। उनकी तबीयत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं था। कल ही तो उन्हें पैनिक अटैक आया था। मैं इस शादी को कब अनाउंस करता, ये आपका दरअसल नहीं। मुझे इस बात की वजाहत दी जाए कि मेरी इजाज़त के बगैर आप मेरी बीवी को किसके कहने पर यहाँ लाए हैं? सीएम साहब, हम माफ़ी, इस्तीफ़ा। अपनी पार्टी के एक मेंबर के कहने पर उन्होंने दृष्टि से उसकी बात काटी थी। यहाँ बैठे लोगों ने मुझसे इस्तीफ़ा की डिमांड की थी। अगर मैं गलत होता तो ज़रूर इस्तीफ़ा देता, मगर अब मैं चाहता हूँ कि जो इस सब में मालूस है वो सब इस्तीफ़ा दे। हॉल में एकदम ही खामोशी छा गई थी। दाऊद और अफजई का करख्त मजबूत अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सीएम साहब, आप एक बार,
वो आज किसी की कोई बात सुनने के हक में ना थे, तभी किसी को कोई बात मुकम्मल करने नहीं दे रहे थे। मेरा असिस्टेंट इन सभी लोगों की लिस्ट कल तक बना लेगा जो इस वाक़े में मालूम थे। मुझे इस लिस्ट में मौजूद हर एक शख्स का इस्तीफ़ा। गवर्नर साहब की जानिब से दृष्टि से देखते हुए अयान को लिए उठ खड़े हुए थे। मीडिया को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपनी गाड़ी की जानिब आए थे। तमाम लोगों की नज़रें महका महवर थे। गार्ड को इशारे से रोकते हुए उन्होंने अयान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा वाक़ था। अयान पुरसुकून मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए पूरी शान से गाड़ी में जा बैठी थी। दाऊद और अफज़ई ने पूरी दुनिया के सामने उसे जिस एजाज़ से नवाजा था, अयान को अपने कदम ज़मीन पर पड़ते सुझाई नहीं दे रहे थे। अयान के बैठने के बाद वो खुद भी दूसरी जानिब आकर बैठे थे। नियाज़ अब ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। गाड़ियाँ वहाँ से निकल जा चुकी थी, मगर न सिर्फ सिस्टम बल्कि आवाम के ज़मीर पर भी ज़ोरदार तमाचा पड़ा था। अल्लाह आवाम को उनके जैसा हुक्मरान ही अता करता है। ये लोग दाऊद और अफज़ई जैसा इंसान डिज़र्व ना करते थे। डर गई थी आपके आने से पहले तक। उसके जवाब ने जहां दाऊद और अफज़ई को मसरूर किया था, वहीं नियाज़ यूं बन गया था जैसे वहां मौजूद ही ना हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए हल्का सा उसके हाथ दबाया था। मुझसे भी पूछ लें सीएम सर, मैं भी बहुत खौफज़दा था। नियाज़ ने नाराज़गी जताई थी। वो आज वक्तन खौफज़दा हो गया था। सीएम सर ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अयान जो इस बात से अनजान थी, नियाज़ की जानिब हैरानी से देखा। ओवर स्पीड पर गाड़ी अकेले भगा कर लाए हैं। उसने अपनी मैडम से ही शिकायत करना बेहतर समझा। अयान ने हैरत से दाऊद और अफज़ई की जानिब देखा। अयान और अफज़ई से ज़रूरी कुछ नहीं। उन्होंने ये बात दोनों को बावर करवाने के लिए ऊंची आवाज़ में कही थी। अयान जो उन्हें टोकने ही वाली थी, उनकी बात पर जहाँ थी वहीं रह गई। आप मुश्किल में हो तो दाऊद और अफज़ई कैसे अपने हवासों में रह सकता है अयान? मध्यम लहजे में उन्होंने इस्तफसार किया। वो नज़रों उसके हाथ पर जमाए हुए थे जो उनकी गिरफ्त में थे। अयान को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। गाड़ी में अब खामोशी छा गई थी, तूफ़ान के बाद की पुरसुकून खामोशी। वो तूफ़ान जैसे दाऊद और अफज़ई ने अयान पर आने ही नहीं दिया था। अयान मुतमईन सी बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि दाऊद और अफज़ई सर पुश्त से टिकाए आंखें मूंद रखी थी। नियाज़ गाड़ी प्रोफेसर साहब के घर की तरफ मोड़ो। वो सो नहीं रहे थे क्या? बस एक ही बार आपसे गाफिल हुआ हूँ और इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, पर अब कभी अपनी बंद आंखों से भी आपकी जानिब से गाफिल नहीं हो सकता अयान। अयान को हैरत का शदीद झटका लगा था। उनके अल्फाज पर नहीं, बल्कि उन्होंने इस अरसे में एक बार भी आंखें नहीं खोली थीं। वो सही कह रहे थे। आंखें बंद होने के बावजूद भी वो उससे गाफिल ना थे। क्या आप बताएंगे कि ये सब क्यों और किसके कहने पर हो रहा है? दिलावर से मजीद बर्दाश्त ना हुआ ये सब। वो लोग ना कुछ बता रहे थे और ना ही राब्ता करने दे रहे थे। अयान सीएम हाउस में थी, इस वजह से वो मुतमईन थे कि कम अज़ कम अयान इस सब का शिकार नहीं हो सकती थी। मगर ये लोग तो यूं बैठे थे जैसे गोया रोबोट हो। इन लोगों पर एक नज़र डाले बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। खान सफदर और ज़ुखरुफ खातून घर के अंदरूनी हिस्से में जानिब चले गए थे। खान जी, कहीं इन्हें अयान के निकाह का खबर तो नहीं हो गई है? ज़ुखरुफ खातून ने परेशानी से इस्तफसार किया था। अगर ऐसा होता तो ये लोग इतनी खामोशी से यहाँ आकर बैठते, बल्कि मीडिया को इकट्ठा कर चुके होते। खान सफदर ने उन्हें तसल्ली दी थी। वो तो जानते ही ना थे कि इस निकाह की तो पूरी दुनिया को खबर हो चुकी थी। सीएम साहब आ गए हैं। एक शख्स भागता हुआ अंदर आया था। कैमरे हटाओ फ़ौरन। वो लोग हुक्म की पाबंदियां उन्हें पर यरगुमाल बनाए बैठे हुए थे। इतना ही जानते थे कि सीएम साहब का इस घर के अफराद से कोई ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ की नौयत वो खुद भी अब तक नहीं जान सके थे। इन लोगों ने हड़बड़ाहट कर सरकारी गाड़ी के सायरन की आवाज़ वाज़ा सुनाई देने लगी थी। वो इस बार अपने पूरे प्रोटोकॉल से यहाँ आए थे। आवाज़ें सुनकर खान सफदर ड्राइंग रूम में आए। वो लोग यहाँ से निकल चुके थे। उन्होंने हैरत से दिलावर की जानिब देखा। ये लोग किधर गए और ये बाहर आवाज़ें कैसी हैं? सीएम सर आए हैं। दिलावर के लहजे में इत्मीनान था। इन लोगों की हड़बड़ाहट देखकर ही अंदाज़ा हो चुका था कि दाऊद और अफज़ई के छेड़ने वालों को अब अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। दाऊद और अफज़ई आए हैं सरकारी गाड़ी में। अगर वो सरकारी गाड़ी में आए हैं तो यकीनन मामूलात निपटाने के बाद ही आए होंगे। तुम अयान को कॉल करो दिलावर। ज़ुखरुफ खातून जाने किस वक्त वहाँ आई थी। बाहर से आती आवाज़ें उन्हें परेशान कर रही थीं। मोरे, वो बाहर ही होगी, आ जाएगी अभी। आप इधर ही रुके, मैं देख कर आता हूँ क्या मामला है। वो खान सफदर के घर पहुँचे ही थे कि सामने भीड़ को देखकर नागवारी से सर झटका। ये क्या तमाशा है? किसने बुलाया है इनको? वो इस वक्त सुकून चाहते थे, मगर ये लोग उन्हें सुकून से रहने देते तो ना। मैं क्लियर करवाता हूँ सर। फ़ोन उठाते हुए नियाज़ ने उन्हें तसल्ली दी थी। परेशान मत हो, अभी भीड़ छट जाएगी। उन्हें अयान की फ़िक्र हुई। वो उनके कहने पर ही निहाल हुई थी। उसकी छोटी छोटी फ़िक्र पर भी वो भरपूर तवज्जो देते थे। आपके होते हुए मुझे फ़िक्र क्यों होगी भला? वो धीमे लहजे में कह रही थी। दाऊद और अफज़ई ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया था। कुछ ही देर में वो उनकी
गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई थी, जहां सामने ही दिलावर मौजूद था। गाड़ी रुकी तो उसने आगे बढ़कर उनके लिए दरवाज़ा खोला था। अयान भाई की इस हरकत पर मसरूर हुई थी। आज उसने अपने अंदाज में दाऊद औरकज़ई के लिए सीएम वाला एहतराम नहीं बल्कि अयान के शौहर वाला मान था। दाऊद औरकज़ई नीचे उतरते उससे मिले थे। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, दाऊद औरकज़ई के इन मौजरत कर रहे थे, जबकि वो मोहब्बत से नफ़ी में सर हिलाते जवाब दे रहे थे। दाऊद औरकज़ई ने दूसरी जानिब से आते हुए अयान का दरवाज़ा खोला। वो नीचे उतरी। मैं इस मसले से पहले ही अयान की रुखसती का आपको कहने वाला था, मगर इससे पहले ये सब हो गया। दाऊद औरकज़ई के नरम लहजे में खान सफदर से मुखातिब थे। वो अयान की रुखसती की इजाज़त चाहते थे। उनके कहने पर खान दिलावर ने बहन की जानिब देखा। यूँ तो वो जानता था कि दाऊद औरकज़ई झूठ ना कह रहे होंगे, मगर वो इसकी राय जानना चाहते थे। मगर उसके चेहरे पर छाई चमक इसकी बात की गवाह थी कि वो इस बात से पहले से वाकिफ़ थी। बहन को मुतमईन देखकर उसे खुद भी सुकून उतरता महसूस हुआ था। ये रिश्ता ढेरों खदशात लिए जड़ा था, मगर वक्त के साथ ही निखरता जाता था। तो ठीक है, फिर दिलावर के निकाह के साथ ही अयान की रुखसती कर लेंगे, खान सफदर ने कहते हुए ज़ुखरुफ खातून की जानिब देखा था, जहाँ जिन्होंने इस बात में सर हिलाते हामी भरी थी। सवाबी की सुबह भले ही ढेरों परेशानियाँ लिए हुए उतरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अयान। वो अब वापसी जा रहे थे। चेहरे पर थकावट बेपनाह थी। अयान उनके हमरा गाड़ी तक आई। नियाज सीएम सर के लिए गाड़ी दरवाज़ा खोले खड़ा हुआ था, जबकि उनका तो आज वापस अकेले जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था। अयान को छोड़कर जाना उनके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा था। दाऊद औरकज़ई अभी से इससे मिस करने लगे थे। आप ही अपना ख्याल रखिएगा खान जी, धीमे लहजे में बोलती उन्हें मसरूर कर रही थी। दाऊद औरकज़ई गाड़ी सांस भरते हुए गाड़ी में बैठ गए। वो उनका शहर थी, जो जितना मैसर होती थी उतनी ही उसकी तलब बढ़ती जाती थी। अल्लाह हाफ़िज़। हाथ हिलाते वो निकल गए थे। अयान कितनी ही देर यूं वहाँ खड़ी इस जगह को देखती रही थी। वक्त हमेशा तुम पर यूं ही मेहरबान रहे अयान। खान दिलावर जाने कब वहाँ आए थे। उनके अचानक बोलने पर वो चौंकी थी। चेहरे पर फिक्र छाई हुई थी। अजीब बेचैनी है लाला, जैसे सब ठीक होकर भी ठीक नहीं है, जैसे तूफ़ान अभी गुजरा नहीं है बल्कि आने वाला है। वो अपनी कैफियत से खुद भी परेशान थी। इतना खुशी का मौका था, मगर उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा था। सब ठीक हो जाएगा, शादी के वक्त ऐसी कैफियत हो जाती है, तुम ज़्यादा सोचो मत। शफ़क़त से उसका सर थपथपाते हुए वो उसे अंदर की जानिब बढ़ा गया। आपकी सोचों में भी ऐसे ही है क्या? लहजे में शरारत समाई उसने खान दिलावर को छेड़ा था। मारो खाओगी अब तुम, उन्होंने उससे घुरका था, मगर वो तो बाज आने के बजाय मज़ीद भाई को छेड़ने लगी थी। अगले 2 दिनों में मुल्क की तारीख में एक बड़ा भौचाल आया था। न्याज की बनाई गई लिस्ट के मुताबिक हर मेंबर को अपनी सीट से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हत्ता कि आवाम ने गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्तीफ़ा का मुतालबा रखा था। दाऊद औरकज़ई हमेशा पुरसुकून अंदाज में लोगों से मामला तय करते थे। ऐसा शाज़ नादिर ही होता था कि वो गुस्से से इन लोगों से निपटते हों। उनका गुस्सा सामने वाले के लिए ख़तरनाक होता था, दाऊद औरकज़ई के लिए भी सही ना था कि इसी बाइस अक्सर मामलात को ठंडे मिजाज से हल करने की कोशिश करते थे, मगर इस बार हद की गई थी। वार इस बार उन पर नहीं बल्कि उनकी रूह जान पर किया गया था। वो उन्हें इस बार रियायत देने वाले नहीं थे। उनकी मेज़ पर माफ़ीनामों के ढेर था। ना सिर्फ वो लोग जिन्हें इस्तीफ़ा देना था, बल्कि आवाम की जानिब से भी उन्हें कितने ही माफ़ीनामे मौसूल हुए थे, मगर उन्होंने एक भी खोलने की ज़रूरत महसूस न की थी। वो यूं ही बंद लिफाफों में मुकीद डस्टबिन की नज़र हुए थे। वो खिड़की में खड़े बाहर का सुहाना मौसम देख रहे थे कि रशीद चचा ने कहवा लाकर टेबल पर रखा। साहब। उनकी आवाज़ पर वो अपने ख्याल से चौंके थे। आपने बताया नहीं अयान बीबी आपकी मनकूहा है? उनकी बात पर दाऊद औरकज़ई गहरी सांस भरकर रह गया। चाचा के लहजे में शिकवा था। बहुत कम लोगों को आलम था, और इनमें भी मैं शामिल नहीं था। वो ये कई सालों से यहाँ काम कर रहे थे। शिकवा करने का हक बनता था। चाचा, पहले पहल तो बस इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मैं इस रिश्ते को निभाने से खौफज़दा था, मगर फिर अयान को लेकर मोहतात हो गया था। आपको मुझसे खौफ था? बाखुदा ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहता था, मगर यूँ नहीं, पूरे मान और इज़्ज़त के साथ। कोई बात नहीं साहब, बस मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, यासियत से कहते हुए बाहर चले गए थे, जबकि दाऊद औरकज़ई पेशमानी में गिरे वहीं खड़े रह गए थे। एक ज़रा सी कम हिम्मती ने उन्हें कितने लोगों के दुखी कर दिया था। तुम्हें खबर भी है तुमने कितना बड़ा ब्लेंडर किया है? वो औरत सीएम साहब की बीवी है। क्या तुम्हें खबर नहीं थी? मुनाफिकों का टोला इकट्ठा हुआ था। वो अब इस इंसान पर भड़क रहे थे जिसकी शह पर वो इतना बड़ा कदम उठा गए थे। मेज़ पर फ़ोन धर था जिसके ज़रिए वो इंसान इनसे राब्ते में था। तुम्हारे लिए सिर्फ दाऊद औरकज़ई की परेशान करना ज़रूरी था। तुमने बाकी हर चीज़ को पसे पुश्त डाल दिया था। अब बताओ कि हम अब क्या करें? तुम्हें सीएम की कुर्सी चाहिए थी, इसीलिए हमने तुम पर एतबार किया, मगर तुमने तो हमारी कुर्सियाँ भी छीन ली।
तुमने वादा किया था कि तुम्हारी सीएम बनते ही हम पर लगी ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर अब तो तुम हमें अपनी कुर्सी से भी लाले पड़ गए हैं। तुम लोग मेरे दिमाग की हद तक नहीं पहुंच सकते हो। दरख्त को गिराने के लिए पहले छोटी ज़रें लगानी पड़ती हैं ताकि एक बड़ी ज़रब से उसे झटकने में गिरा दे। गैर इंसानी लहजा लगता तो ना था कि दाऊद और अगज़ई के इतने करीबी इंसान का है। उन्होंने ख़ुद भी झरझरी आई थी, मगर लालच ने उनके ज़मीर को गिरा दिया था। सो वो शान से बैठे हुए साजिशें बुनने में मसरूफ़ थे। चलिए आगे का नावल में आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आएगा, और पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।